तो आइए उस इंसान की सोच और रणनीति को समझते हैं जिसने भारत की आज़ादी की कहानी लिख दी। चलिए इस क्रांति के पीछे के दिमाग को समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी पहेली है। आखिर एक सूट बूट वाला वकील, एक अधनंगा फकीर कैसे बन गया जिसने इतने बड़े साम्राज्य को चुनौती दे दी? बस इसी बदलाव की कहानी को आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत बिल्कुल शुरुआत से करते हैं, वहां से जहां इस क्रांतिकारी की नींव रखी गई। गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता एक दीवान थे, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटर। और यही जो विरासत थी ना, इसी ने उन्हें वो आत्मविश्वास और कह सकते हैं वो हुनर दिया कि वो ब्रिटिश वॉयसरॉय के साथ बराबरी पर बैठकर बात कर सकें। ये एक ऐसी चीज थी जो बाद में बहुत बहुत काम आई। उनकी विचारधारा को समझने के लिए इससे एक तरह का सॉफ्टवेयर अपडेट समझिए। गांधी ने 3 अलग अलग गुरुओं से प्रेरणा ली और उन्हें मिला दिया। राजनीति सीखी गोपाल कृष्ण गोखले से, फिलॉसफी या दर्शन लिया लियो टॉल्स्टॉय से और अध्यात्म की समझ मिली श्रीमद राजचंद्र से। और यही जो मिक्सचर था पॉलिटिक्स, फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी का, इसी ने उनकी क्रांति का ब्लूप्रिंट तैयार किया। ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक आज़ादी की नहीं थी, बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक लड़ाई भी थी। तो ठीक है, ये आइडिया तो बन गया, पर ये हकीकत में कैसे बदला? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। उनके जो साउथ अफ्रीका के साल थे ना, वो सिर्फ कोई बैक स्टोरी नहीं है, वो तो एक R&D लैब थी जहां उनके सबसे बड़े हथियार को तैयार किया गया। यहीं पर साउथ अफ्रीका में ही एक वकील, एक लीडर बनना शुरू हुआ। 1893 में जब उन्हें ट्रेन से फेंका गया तो वो सिर्फ एक पर्सनल बेइज्जती नहीं थी, वो एक चिंगारी बन गई जिसने अन्याय के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई शुरू कर दी। फिर उन्होंने नेटाइल इंडियन कांग्रेस बनाई, इंडियन ओपिनियन अखबार शुरू किया, मतलब लोगों को जोड़ा और अपने आइडिया को फैलाया। और इसी R&D लैब में उनका सबसे ताकतवर हथियार बना सत्याग्रह। ये सिर्फ कोई प्रोटेस्ट या विरोध नहीं था, इसका मतलब था सत्य के लिए आग्रह। एक ऐसी नैतिक शक्ति जिसका पहला टेस्ट उन्होंने साउथ अफ्रीका में ही किया। अब 9 जनवरी 1915 को जब गांधी भारत वापस आए तो उन्होंने आते ही कोई देशव्यापी आंदोलन शुरू नहीं कर दिया। नहीं, पहले उन्होंने यहाँ के हालात को समझा। उन्होंने एक तरह से कैलकुलेटेड बीटा टेस्ट किए, ये देखने के लिए कि उनके तरीके भारतीय जमीन पर काम करते भी हैं या नहीं। ये सिर्फ 3 अलग अलग आंदोलन नहीं थे, ये बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। देखिए, चंपारण ने साबित किया कि सत्याग्रह में कितनी ताकत है। अहमदाबाद में उन्होंने भूख हड़ताल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके दिखाया। और खेड़ा ने यह साबित कर दिया कि असहयोग आंदोलन से सरकार को झुकाया जा सकता है। मतलब हर एक टेस्ट उन्हें देशव्यापी संघर्ष के लिए तैयार कर रहा था। जैसे जैसे उनका असर बढ़ता गया, दुनिया उन्हें अलग अलग नजरों से देखने लगी। उनके चाहने वालों के लिए वो महात्मा और बापू थे, वहीं चर्चिल जैसे आलोचकों के लिए वो एक अधनंगा फकीर। ये जो अलग अलग नाम है ना, ये दिखाते हैं कि उनकी शख्सियत कितनी कॉम्प्लेक्स और असरदार थी। तो ये शुरुआती टेस्ट सफल रहे। अब वक्त था इस क्रांति को पूरे देश के लेवल पर ले जाने का। और यहीं से शुरू होता है आजादी के संघर्ष का सबसे बड़ा फेज। पहला बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन था असहयोग आंदोलन। ये रॉलेट एक्ट जैसे काले कानूनों के खिलाफ एक सीधी टक्कर थी। मकसद साफ था, 1 साल के अंदर स्वराज। लेकिन फिर हुई चौरी चौरा की हिंसक घटना और गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। उन्होंने इसे हिमालय जैसी भूल कहा। क्यों? क्योंकि उनके लिए अहिंसा का सिद्धांत किसी भी जीत से कहीं ज्यादा बड़ा था। 388 किलोमीटर, ये सिर्फ एक दूरी नहीं है, ये एक साम्राज्य के खिलाफ पैदल चलकर की गई बगावत का नाप है। सोचिए, एक इतनी साधारण सी चीज नमक क्रांति का सिंबल कैसे बन सकती है? यही गांधी की जीनियस थी। उन्होंने नमक को इसलिए चुना क्योंकि ये हर भारतीय को जोड़ता था। अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान, हर कोई। नमक पर टैक्स लगाना मतलब हर घर पर हमला करना। और दांडी मार्च ने इस लड़ाई को सचमुच हर घर की लड़ाई बना दिया। यहां पर गांधी की 2 अलग अलग भूमिकाएं साफ दिखती हैं। एक तरफ गांधी इरविन समझौते में वो एक पॉलिटिशियन है, एक राजनीतिक वार्ताकार जो देश के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं। दूसरी तरफ पूना पैक्ट में वो एक समाज सुधारक हैं जो देश के अंदर ही सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं। और फिर आया तीसरा और आखिरी बड़ा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका नारा था करो या मरो। अब इस नारे को अक्सर गलत समझा जाता है। ये हिंसा के लिए उकसाना नहीं था, ये एक दृढ़ संकल्प था, एक फाइनल कमिटमेंट कि अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं।
या तो आज़ादी हासिल करेंगे या फिर इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। और अब हम इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर है, एक ऐसा अध्याय जो जीत और त्रासदी दोनों से भरा हुआ है। ये तस्वीरें आज़ादी के दिन की सबसे बड़ी विडंबना को दिखाती हैं। एक तरफ पूरा देश दिल्ली के लाल किले पर जश्न में डूबा है, और दूसरी तरफ वो इंसान जिसने ये आज़ादी दिलाई, वो इस जश्न से मीलों दूर बंगाल के दंगा प्रभावित गांव में शांति कायम करने के लिए पैदल चल रहा था। ये बताता है कि उनके लिए सत्ता से ज्यादा इंसानियत और शांति मायने रखती थी। और आखिर में उन्होंने अंतिम बलिदान दिया। 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई। उनके आखिरी शब्द थे, हे राम। ये शब्द उनके जीवन भर के सिद्धांतों और उनकी आस्था का प्रतीक बन गए। तो आखिर में गांधी युग सिर्फ सत्ता का एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये एक पूरे देश की सामाजिक और वैचारिक चेतना को जगाने का एक लंबा सफर था। तो सवाल यही रह जाता है, आखिर क्या लगता है एक अकेले इंसान के साथ हुए अन्याय से पैदा हुए एक आइडिया को एक ऐसी ताकत बनाने में जो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को चुनौती दे सके? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी सोचने पर मजबूर करता है।